दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित कर रहा हूं। मेरी बात हमेशा की तरह सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, आज की तारीख में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी की उँगलियां देश की राजनीति की नब्ज पर हैं। वे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के उतार-चढ़ाव को पूरी तरह नियंत्रित कर रहे हैं। राजनीति पर उनकी पकड़ है। वे मौजूदा रा इसका एक पुख्ता प्रमाण उस समय मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के सवाल पर दूसरी बार अपने निर्देश दिए। इससे साफ हो गया कि क्यों राहुल अदालत पर ही भरोसा करके हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सख्त खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर दो आदेश दिए। पहला आदेश यह था, उसने चुनाव आयोग को मजबूर किया कि आप आधार कार्ड को वही हैसियत दें जो अपने बाकी 11 प्रमाण पत्रों को आपने दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ये तिकड़म कर रहा था कि वो मतदाताओं से कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वश में आकर कि वो आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा था लेकिन बाकी 11 में से एक प्रमाण पत्र तो आपको दाखिल करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई मतदाता आधार कार्ड को प्रमाण पत्र के तौर पर दाखिल करता है तो उससे फिर और किसी प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग नहीं मान सकता। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दोबारा क्यों देना पड़ा। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड के बारे में तीसरी बार चुनाव आयोग से कुछ बातचीत कर रहा है। पहली बार उसने सुझाव की शक्ल में बातचीत की, दूसरी बार उसने अंतरिम आदेश की शक्ल में बातचीत की और अब तीसरी बार अपने अंतरिम आदेश को लागू करवाने के लिए उसे चुनाव आयोग पर दबाव डालना पड़ा। आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई में ही ये कह देता कि आधार कार्ड मानना आपके लिए अनिवार्य है, तो अभी तक सारी समस्या हल हो गई होती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया, उससे चुनाव आयोग और सरकार को लंबे अरसे तक अपनी तिकड़म करने का मौका मिला। एक खिड़की मिली कि उसमें वो तिकड़म कर सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस आदेश से ये साफ हो गया है कि राहुल क्यों अदालत पर ही भरोसा करके हाथ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते। वो इसके खिलाफ हैं। दरअसल उनकी रणनीति दोहरी है। अदालती जद्दोजहद अपनी जगह चलती रह सकती है, पर उससे निकलने वाले नतीजों की प्रतीक्षा में विपक्ष अपनी आंदोलनकारी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर मंद नहीं करने वाला है। राहुल यह भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष की जो राष्ट्रीय एकता बननी है, वह इन लोकतांत्रिक जन संघर्षों के दौरान ही बनेगी, न कि नेताओं और पार्टियों की आपसी बातचीत के जरिए बनेगी। इसीलिए वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और टिप्पणियों से दुबले होने के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश का लोकतंत्र अपना भविष्य संसद और सड़क पर तय करता है। वह किसी अदालत के आदेश का मोहताज नहीं है। अब मेरी इस टिप्पणी और राहुल गांधी के इस इरादे की रोशनी में आप सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश का दूसरा हिस्सा देखिए। दूसरे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिहार में जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो 12 हैं। यहां केवल 3 ही पार्टियां पक्षकार के तौर पे आई हैं। बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? उन्हें भी पक्षकार के तौर पर अगली तारीख से आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, तो कुल 12 पार्टियों के वकील वहां पर मौजूद होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनडीए बनाम इंडिया के वकीलों का एक अखाड़ा सा बन जाएगा। उसका क्या नतीजा निकलेगा, उससे क्या कानूनी मसला हल होगा, उससे इंसाफ की कैसे रक्षा होगी, आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता। दूसरी बात यह भी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टियों को अदालत में बुलाकर क्या हासिल किया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी स्थिति मेरे ख्याल से एक तरह से हवा में लटक गई है। होता क्या है, अगर अदालत लोकतंत्र को मजबूत करने वाला आदेश देती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब उसका आदेश आंदोलनकारियों के लिए कुछ निराशाजनक होता है, तो चारों तरफ लोगों के चेहरे लटक जाते हैं, उत्साह में कमी आती है। इसलिए राहुल गांधी लगातार इस प्रकार का माहौल बनाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे, उनके आंदोलन का जो तीखापन है, उसका जो उछाल है, वो मंद नहीं होने वाला। उनके लिए असली बात क्या है? उनके लिए असली बात यह है कि वोटर के मन में कुछ बातें पहुंचाना जरूरी है।
उनके दिमाग में कुछ बातें दर्ज करना जरूरी है। इसीलिए वोट अधिकार यात्रा की इस शानदार मुहिम को राहुल गांधी जन राजनीतिक शिक्षण की मुहिम के तौर पर देख रहे हैं। वे जनता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि सबसे कीमती उसके लोकतांत्रिक अधिकार हैं, सबसे कीमती वोट डालने का अधिकार है। उसे सरकार की चाकरी कर रहे चुनाव आयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस आख्यान के जरिए राहुल मोदी और उनकी लोकतंत्र विरोधी डिजाइनों के खिलाफ जनता को जागरूक बना रहे हैं। खुली जीप में दिए गए उनके छोटे छोटे लेकिन गंभीर घाव करने वाले भाषणों का असर ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस बार बिहार में हो रही एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और 2003 में पिछली बार हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच क्या फर्क है और सिलसिले में सरकार और चुनाव आयोग द्वारा क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं और देश की जनता के साथ क्या क्या छल किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करूं, मैं आपको ऐसी दो खबरें देना चाहता हूं जो आपको लोकतंत्र की मजबूती के लिए चलाए जा रहे इस जबरदस्त संघर्ष की सफलता के प्रति आश्वस्त कर देंगी। पहली खबर यह है कि बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में आने वाले दिनों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे.एम. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाग लेंगे। पूरी संभावना यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनका कोई प्रतिनिधि जैसे अभिषेक बनर्जी भी इस यात्रा में भाग लेते हुए दिखाई दें। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ गई है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि वे बंगाल में एसआईआर शुरू ही नहीं होने देंगी। इसके मुकाबले के नेता शुभेंदु अधिकारी नारा लगा रहे हैं, भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी नारा लगा रहे हैं कि नो एसआईआर नो इलेक्शन, यानी बंगाल में लड़ाई होगी तो वह बिहार से भी संगीन और जबरदस्त होने जा रही है। दोस्तों, उस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन जुलाई के महीने में बिखरा बिखरा सा लग रहा था, वह 7 अगस्त को राहुल गांधी की इंदिरा भवन के मंच पर हुई ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अब तक इस समय अपनी भाजपा विरोधी चट्टानी एकता के प्रभाव से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए तो भाजपा भी इस नए घटनाक्रम से चौंक गई है। उसे तो लग रहा था कि विपक्षी दल उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना कोई आम सहमति का उम्मीदवार ही नहीं चुन पाएंगे, लेकिन विपक्ष ने उसे करारा जवाब दिया और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को आनन फानन में न केवल चुन लिया बल्कि भाजपा की सभी उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया। सुदर्शन रेड्डी के नाम का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि गठबंधन की सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई है। तृणमूल कांग्रेस डेरेक ओब्रायन ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि आम आदमी पार्टी सहित सभी सहयोगी दल इस फैसले से सहमत हैं। अब रेड्डी का सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन ने दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में एक ऐसी चाल चल दी है जिससे एनडीए काफी असहज हो गया है और उसके सहयोगियों को लग रहा है कि वे थोड़े मुश्किल में पड़ गए। कहां तो भाजपा सोच रही थी कि वह इंडिया गठबंधन की पार्टियों के वोट अपने उम्मीदवार के लिए खींच लेगी, वहां स्थिति यह बन गई है कि सुदर्शन रेड्डी का विरोध करना तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू, जो कि मोदी सरकार के प्रमुख समर्थक हैं, उनके लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल सुदर्शन रेड्डी का तेलुगु देशम पार्टी से पुराना संबंध रहा है। 80 और 90 के दशक में वकालत करते समय वे चंद्रबाबू नायडू के नजदीकी माने जाते थे, जो उस दौर में तेलुगु देशम सरकार के दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता थे, अपने ससुर नंदमूरी तारक रामाराव के बाद। उस दौरान रेड्डी ने न केवल कई विश्वविद्यालयों के कानूनी मामलों की पैरवी की थी, बल्कि टीडीपी सरकार के विभागीय मामलों को भी संभाला था। यही वजह है कि उनका आंध्र प्रदेश की राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि जब यह वोटर अधिकार यात्रा पटना के एक बड़े कार्यक्रम के साथ खत्म होगी तो उसके या तो फौरन या बहुत थोड़े समय के बाद ही एक और आंदोलनकारी कार्यक्रम के शुरू होने की संभावना बनने लगी है। विपक्ष के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष बिहार की वोट अधिकार यात्रा से पैदा हुए आवेग को कायम रखना चाहता है तो उसे आंदोलन को धीमा नहीं होने देना होगा। लगातार आंदोलन, लगातार आक्रामक रुख, लगातार सीधे मोदी पर हमला, यही है विपक्ष और राहुल गांधी की मौजूदा रणनीति। दोस्तों, अब आइए एसआईआर पर।
2003 में हुई एसआईआर पूरी तरह से एक भिन्न कवायद थी। उस पर आज की तरह झूठ, छल और संविधान विरोध के पहलू हावी नहीं थे। वह एक साथ 7 राज्यों में की गई थी। इन राज्यों में बिहार भी था, लेकिन साथ में झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी थे। चुनाव उस समय एसआईआर से कम 8 महीने दूर थे। उस एसआईआर में किसी भी वोटर से नागरिकता का कोई सबूत नहीं मांगा गया था, कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। वोटरों के वेरिफिकेशन का आधार इपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड को बनाया गया था। इस प्रक्रिया का नतीजा यह निकला कि वोटर लिस्ट में 4.96 करोड़ वोटर जोड़े गए। यानी वह एसआईआर पूरी तरीके से समावेशी थी और लोकतंत्र को मजबूत करती थी। वह लोगों को वोटिंग का अधिकार देती थी, न कि उनसे वोटिंग का अधिकार छीनती थी। इसके मुकाबले अगर मौजूदा एसआईआर को रखकर देखें तो अंतर समझ में आ जाता है। उसमें चुनाव आयोग के लोग दरवाजे दरवाजे पिछली एसआईआर में चुनाव आयोग के लोग दरवाजे दरवाजे गए थे और वोटरों की जानकारी प्राप्त हो सके। वह जून में शुरू हुई थी और अक्टूबर में जाकर कच्ची वोटर लिस्टें प्रकाशित हुई। यानी वह समय लेकर इत्मीनान से की गई कवायद थी। उस एसआईआर पर विपक्ष ने कभी कोई आरोप भी नहीं लगाया था। मौजूदा एसआईआर केवल बिहार में हो रही है। उसके लिए बहुत कम समय तय किया गया है। पहले चरण में उसने 65,64,000 वोट काट दिए हैं, पर जोड़ा एक भी नहीं है, एक वोट भी नहीं जोड़ा गया है। उसके पीछे इरादा यह है कि एनडीए और भाजपा के लिए सुविधाजनक वोटर लिस्ट बनाई जाए और उसके जरिए नीतीश भाजपा की सरकार के खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी की मुहिम को गच्चा दे दिया जाए। दोस्तों याद रखिए, आज बिहार में वयस्कों की जो आबादी है, उस आबादी के मुकाबले चुनाव आयोग ने पहले एसआईआर के पहले दौर के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की है, यानी कच्ची वोटर लिस्ट जो प्रकाशित की है, उस वोटर लिस्ट में बिहार की मौजूदा वयस्क आबादी का केवल 88% नुमाइंदगी होती है। उसके केवल 88% लोग ही वोटर हैं, जबकि नियम यह है कि जो मौजूदा वयस्क आबादी है उसके कम से कम 99% लोग देश के वोटर हों। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये एसआईआर इसी तरीके से चलती रही या करने दी गई तो इससे लोकतंत्र को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इरादे शुरू में ही उनके मुंह से बेख्याली में निकल गई एक बात से साफ हो गए थे। जब शुरुआत में विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार से मिलने गए और अपनी आपत्तियां दर्ज की, तो ज्ञानेश जी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि हाँ 20% नाम तो कट ही सकते हैं। यही था बिहार की एसआईआर का लुब्बे लुभाव। पहले नाम काटो, फिर नाम जोड़ो। मनमाने तरीके से नाम काटो और मनमाने तरीके से नाम जोड़ो। नाम कट चुके हैं, अब नाम जोड़ने की कार्रवाई होगी। वैसी लिस्ट बनाई जाएगी जो भाजपा और एनडीए चाहते हैं। दोस्तों यही इस एसआईआर का सार तत्व है। इसके खिलाफ इस समय सारे देश में आंदोलन चल रहा है। आप भी लोकतंत्र को बचाने के लिए इस एसआईआर के खिलाफ उठ रही आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप नई परख के साथ जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें और जो भी लोग आपके परिचित हैं उसे नई परख के कार्यक्रमों के बारे में बताएं, हमारे विश्लेषण के बारे में बताएं, ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ें, हमारे प्रति आकर्षित हों, हमें अपने सुझाव दें, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।